गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी ने ये बताया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड साथ ही साथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में लगभग 35 मिनट की बातचीत हुई ओवर द टेलीफोन। अब इस बातचीत के अंदर काफी सारी बातें डिस्कस हुई। ये भी डिस्कस हुआ कि किस तरह से दोनों देश आगे काम करेंगे, किस तरह से ट्रेड डील दोनों देशों के बीच में साइन हो सकती है। प्लस साथ ही साथ ना, यहाँ पर एक आर्गुमेंट आया कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध की सिचुएशन एक बनी हुई थी, उसको कैसे रोका गया। अब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जी ने ये बोला कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही क्लियरली बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत किसी भी तरह की मीडिएशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक बायलैटरल मुद्दा है और हम इस तरह से उलझा लेते हैं, कोई थर्ड पार्टी की हमें इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया अपने आप चीज़ें मैनेज कर लेता है, इसमें हमें किसी को यहाँ पे किसी किसी और बंदे की ज़रूरत हमें नहीं होती, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया। पर डोनाल्ड ट्रंप तो आप जानते ही हो, ठीक है, ये तो दुनिया के सरपंच बने हुए हैं आज के टाइम के ऊपर। तो इन्होंने भी ट्वीट करके बोल दिया कि क्या बोला इन्होंने। इन्होंने बोला कि किस तरह से उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वॉर को स्टॉप करने के लिए। इनका ट्वीट था कि आई वॉज द पर्सन हु स्टॉप द वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप वही बात दोहराते जा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने ये वॉर को रुकवाया है। हालांकि भारत की तरफ से बहुत ही कैटेगोरिकली ये बोल दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं था, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बातचीत थी जिस वजह से वॉर रुकी है। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। प्लस एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया कि आप वाशिंगटन आइए कनाडा के बाद। पर प्रधानमंत्री जी ने ये बताया कि उनको इसके बाद क्रोएशिया जाना है, क्योंकि उनका शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी है। इसी वजह से यहाँ पर प्रधानमंत्री जी फिलहाल यूएसए नहीं जाएंगे। एंड बाद में क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आएंगे आने वाले टाइम्स के अंदर, राइट। तो दोस्तों, डेट है आज की 19 जून 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि आपका जो प्रतिज्ञा दिवस था, वहां पर आप सबने बहुत सारा प्यार दिया हमारी पूरी टीम को। एंड आप सबकी एक रिक्वेस्ट भी थी कि किस तरह से प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स एक्सटेंड हो सकते हैं एंड उनको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। अब इसी मौके के ऊपर PD 1000 कोड के माध्यम से आप हमारे सारे जो भी आपके यूपीएससी के कोर्सेज हैं उनके ऊपर आपको बहुत अच्छे अफोर्डेबल ऑफर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, ये जो ऑफर्स हैं बस आखिरी 2 दिन इनके बचे हुए हैं, तो डेफिनेटली आप इनको इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे अगर आप 1 ईयर कोर्स खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके पास प्रहार एंड टाइटन ऑप्शंस हैं। सिमिलरली 2 ईयर कोर्स के अंदर आपको संकल्प एंड पिनिकल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आप 3 ईयर कोर्स या अपने कॉलेज के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको प्रारंभ कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी कोर्सेज के जो लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए गए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें अंडरस्टैंड करना है वो है यूसीसीएन के बारे में, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। पहले तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर यूसीसीएन है क्या। देखो, यूसीसीएन ना दरअसल में 2004 में एस्टेब्लिश किया गया था एंड इसका पर्पस ये था जैसे SDG 11 को आगे लेके जाना। अब आप लोग जानते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जब मैं 11 की बात करता हूँ, यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है क्या, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है ना। तो सस्टेनेबिलिटी की यहाँ पे बात होती है और फोकस भी किसके ऊपर है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के ऊपर। बेसिकली यहाँ पर हमारी सिटीज, हमारी ह्यूमन सेटलमेंट्स और कैसे इंक्लूसिव हो, सेफ हो, रेजिलियंट हो, सस्टेनेबल हो, ये सारा पर्पस यहाँ पे SDG 11 का यहाँ पर रहता है। अब पर्पस ये है कि अलग अलग देशों की जो अलग अलग सिटीज़ हैं उनके बीच में हम कैसे इंटरनेशनल कॉपरेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि आप नोटिस करो ना, अलग अलग जो एरियाज़ हैं, अलग अलग सिटीज़ हैं, वो अपने आप में एक बहुत क्रिएटिविटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इनोवेशन हो गया, है ना। एंड कहीं ना कहीं उस सेक्टर के अंदर उस सिटी ने हो सकता है बहुत अच्छा काम किया हो। एंड इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अगर हमें सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की तरफ जाना है ना, तो ये क्रिएटिविटी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब यहाँ पर हम कौन कौन से सेक्टर्स के माध्यम से ये देखने की कोशिश करते हैं। देखो, देर आर डिफरेंट सेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी की जब मैं बात करता हूँ ना, ये आपके खाने पीने की चीज़ों के साथ लिंक करता है कि क्या खाया जाता है, कैसी कुकिंग है वहाँ के ऊपर। इसके अलावा आपका म्यूजिक, लिटरेचर, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म, मीडिया आर्ट्स, ये सारे अलग अलग सेक्टर्स आपको यहाँ पे कवर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। भारत की तरफ से अगर हम बात करें ना, तो भारत की तरफ से ये सारी सिटीज़ हैं जो आपकी यहाँ पे
कवर्ड है अंडर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। जैसे इसमें हैदराबाद आ जाएगा फॉर गैस्ट्रोनॉमी, खाने पीने की चीज़ें, हैदराबादी बिरयानी बहुत शानदार होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें चेन्नई को म्यूज़िक के लिए एंड सिमिलरली वाराणसी को म्यूज़िक के लिए यहाँ पे है। उसके अलावा मुंबई फिल्म्स के लिए आप जानते ही होंगे। जयपुर एंड श्रीनगर जो दो सिटीज़ हैं वो क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के अंदर। उसके अलावा कोझिकोड जो है वो लिटरेचर में एंड ग्वालियर जो है वो म्यूज़िक के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी वो सिटीज़ हैं जो यूसीसीएन के अंतर्गत आती हैं, यानी कि यहाँ पे इनको ऑलरेडी इसका दर्जा मिला हुआ है। बट अभी इस बार क्या है, जो लखनऊ है, ठीक है, हमारा जो शहर है लखनऊ यूपी के अंदर, राइट, उसने अपना नॉमिनेशन सबमिट किया है कि उसको भी इंक्लूड किया जाए अंडर द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क और गेस्ट्रोनॉमी सेक्शन के अंदर। आप जानते होंगे लखनऊ भी देखो खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर आपको देखने को मिल जाएगा। कबाब्स वगैरह आपको यहाँ पे लखनऊ के बहुत पॉपुलर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा निहारी, बिरयानी, कुल्फ़ी, खस्ता, जलेबी, ठीक है ना। तो बिल्कुल एक शानदार खाने पीने का यहाँ पे लखनऊ में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो नवाबों का शहर तो है ही है लखनऊ, प्लस आम ट्रेडिशंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों का एक मिक्सचर है, एक आम इंसान का भी और नवाबों का भी। तो ये जो शहर है अपने आप में बहुत ही खास है एंड वहाँ पर खाना भी बहुत खास है, इसीलिए इनकी कोशिश ये है कि इनको भी यहाँ पे टाइटल मिल जाए। ध्यान रखना अभी मिला नहीं है, पर इनकी कोशिश है कि ये शहर इनको यहाँ पे इस तरह से इसका नॉमिनेशन यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए। तो कोशिश यही है कि कैसे इसको किया जाए। तो ये है आपका यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में। नेक्स्ट हमें जो टॉपिक अंडरस्टैंड करना है वो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। सबसे पहले तो हमें इस टर्म का मतलब समझना है कि आखिर सर ये बिग कैट का मतलब क्या होता है। देखो जब मैं बात करता हूँ ना बिग कैट, तो यहाँ पर आपको 7 कैट्स देखने को मिलेंगी। दैट इज योर टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। अब है तो ये 7 बिग कैट्स, पर अगर मैं बात करता हूँ ना भारत की, तो भारत में ना अगर हम बात करें प्यूमा और जैगुआर ये नहीं पाए जाते। इसके अलावा बाकी पांचों दैट इज टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता, ये 5 बिग कैट्स भारत में आपको पाई जाती हैं। ठीक है। अब इंडिया ने क्या किया 2023 में ना, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पे डिसाइड ये किया कि 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था। इसके जब 50 साल कंप्लीट हुए, यानी कि जब 2023 आया, तो हमने सोचा कि हमारे पास भी एक इस तरह से बिग कैट्स को कंजर्व करने के लिए एक कंट्रीज को साथ में लाना चाहिए एंड दैट इज हाउ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाज लॉन्च्ड। तो कोशिश यहाँ पे ये है कि जो 97 रेंज कंट्रीज हैं जहाँ पर आपको ये बिग कैट्स देखने को मिलती हैं उनको हम रीच आउट करें, साथ में मिलकर इनको कंजर्व करने की यहाँ पे कोशिश करी जा पाए। तो ध्यान ये रखना कि 2025 के यानी कि आज के टाइम के ऊपर 9 ऐसे देश हैं जो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है ना। देखो कुछ जगह नेट के ऊपर अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, पर मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की वेबसाइट पे जाके कंफर्म किया है। तो देर आर टोटल ऑफ 9 कंट्रीज। किसी जगह अगर मान लो आपको 5 लिखा आ रहा है या 4 लिखा आ रहा है, वो सब पुराना डेटा है। आप लेटेस्ट डेटा के लिए जाओगे ना IBCA की वेबसाइट के ऊपर, तो आपको मिल जाएगा। ये 9 देश हैं, भूटान, कंबोडिया, इस्वातिनी, गिनी, इंडिया, लाइबेरिया, निकारागुआ, सोमालिया, सूरीनाम। ये 9 देश आज के समय के ऊपर इसके मेंबर्स हैं। वो मेंबर्स जिन्होंने कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन को यहाँ पे डिपॉजिट किया है या एक्सेप्टेंस और अप्रूवल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बाकी हालांकि 27 ऐसे देश हैं टोटल जिन्होंने कंसेंट कर दिया कि वो ज्वाइन करेंगे। कहने का मतलब 9 तो ऑलरेडी ज्वाइन है, पर बाकी 18 भी और यहाँ पे ज्वाइन करने जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो जितने भी UN मेंबर कंट्रीज हैं वो सारे यहाँ पे एलिजिबल हैं कि वो IBCA के यहाँ पे मेंबर बन पाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको एक जनरल असेंबली देखने को मिल जाएगी जिसमें सभी देश हैं। इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर नेशन काउंसिल और एक सेक्रेटरीट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो मेंबर्स की बात होगी। और जैसे आपने बताया हेडक्वार्टर्स के भारत के अंदर ही है एंड भारत ने ही यहाँ पे स्टार्टिंग में 150 करोड़ की सपोर्ट दी है पहले 5 ईयर के लिए। बाकी अगर आप चाहो ना इन सबके IUCN स्टेटस जरूर देख सकते हो। जैसे टाइगर्स का IUCN स्टेटस आपको इंडेंजर्ड, लॉयंस का वल्नरेबल हो गया। हालांकि मैटर करता है कंट्री टू कंट्री भी चीज़ें, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, लेपर्ड्स का वल्नरेबल, स्नो लेपर्ड का वल्नरेबल, प्यूमाज आपके लीस्ट कंसर्न, जैगुआर आपके नियर थ्रेटेंड और चीतास का आपको वल्नरेबल स्टेटस इस तरह से देखने को मिलेगा। अभी क्यों न्यूज़ में था, अभी न्यूज़ में रहने का कारण ये था कि जो पहली असेंबली थी ना ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, वो नई दिल्ली में यहाँ पे हेल्ड करी गई, जिसको हमारे एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे इसको प्रिसाइड किया गया। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, 113th सेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। थोड़ा इसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो आप सब लोगों ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का नाम सुना होगा।
आईएलओ ना अपने आप में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बॉडी है। पता है क्यों? क्योंकि ये एक ट्राईपार्टाइट बॉडी है। अब इसका क्या मतलब होता है सर ट्राईपार्टाइट का? इसका मतलब है यहाँ पे आपको 3 पार्टीज़ आपको देखने को मिल जाएँगी। कहने का मतलब एक तो भाई सरकार यहाँ पे आपके पार्टिसिपेंट होती है, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो एम्प्लॉयर, ठीक है? और तीसरा आपका एम्प्लॉयी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये ट्राईपार्टाइट आपको यहाँ पे एक बहुत ही शानदार आपको एग्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जैसा नाम में मेंशन भी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, तो कहीं ना कहीं लेबर के जो राइट्स वगैरह है ना, उसको अपहेल्ड करने की यहाँ पे कोशिश करी जाती है। ठीक है? तो आईएलओ तो अपने आप में हमें क्लियर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जब सब मिलेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट ऑफ लेबर, या फिर उसका जो टेक्निकल नाम है दैट इज इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। ठीक है? तो हर साल इस तरह से इनकी मीटिंग होती है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। फिर वहां पर ये बातचीत करते हैं कि कैसे और क्या करना है आगे, कौन कौन से हम यहाँ पे कन्वेंशन को साइन कर सकते हैं, लेबर्स के लिए हम बेहतर चीजें कैसे करें, ये सारी बातें। एंड आपको ध्यान ये रखना है ना कि जो पहला ऐसा सेशन हुआ था वो 1919 में हुआ था वाशिंगटन के अंदर, राइट? एंड भारत की तरफ से नारायण मल्हार जोशी, इन्होंने 1919 में पार्टिसिपेट किया था। अब ये नारायण मल्हार जोशी कौन थे? ये एक ट्रेड यूनियन लीडर थे, एंड साथ ही साथ गोपाल कृष्ण गोखले जी के फॉलोअर भी थे। जैसे गांधी जी फॉलोअर थे ना गोपाल कृष्ण गोखले जी के, उसी तरह से ये भी आपको उनके एक फॉलोअर देखने को मिल जाते हैं। तो हर साल इनकी यहाँ पे मीटिंग होती है जिनेवा के अंदर, जहाँ पर गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स आपको देखने को मिल जाएंगे 187 आईएलओ मेंबर स्टेट्स के। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन है, एम्प्लॉयर की तरफ से भी और वर्कर की तरफ से भी। तो हर देश से 2 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, एक एम्प्लॉयर और एक वर्कर रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली उन सबके पास अपनी अपनी खुद की इंडिपेंडेंट वोट हमें देखने को मिलती है। तो भारत 1919 से ही यहाँ पे इसका मेंबर है जब स्टार्टिंग हुई थी। एंड 4 बार ऐसा हुआ है कि भारतीय प्रेसिडेंट यहाँ, मतलब भारत की तरफ से जो लोग हैं वो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट रहे हैं। जैसे 1927 में अतुल चटर्जी, ठीक है ना? उसके अलावा 1950 में जगजीवन राम जी, 1970 में नागेंद्र सिंह जी, एंड 1979 में रविंद्र वर्मा जी यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब जो अभी सेशन हुआ, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का, कहाँ हुआ? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। उसमें कुछ आउटकम्स हमारे सामने निकल के आए। क्या थे आउटकम्स? सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने कन्वेंशन नंबर 192 ऑन बायोलॉजिकल हजार्ड को यहाँ पे अडॉप्ट किया। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये बायोलॉजिकल हजार्ड क्या होते हैं। देखो, जैसे ना हमारी वर्क प्लेस होती है, तो कई बार कुछ उसके ऊपर बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे आपका वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, जो कहीं न कहीं एक इंसान की या एक वर्कर की हेल्थ को काफ़ी इम्पैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, तो आप जानते ही होंगे कि किस तरह से ब्लड्स के साथ, बॉडी फ्लूइड्स के साथ उनको यहाँ पे चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। एंड उस वजह से यहाँ पे वर्कर्स के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ जाता है, ठीक है ना? इसके अलावा लैब्स हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो गया, वहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपके लाइव स्टॉक, एनिमल फीड की वजह से, उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से ज़ूनोटिक डिजीज़ेज़ का खतरा एक तरह से बढ़ जाता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि बहुत सारे अलग-अलग तरह के बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स हो सकते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में कन्वेंशन नंबर 192 को अडॉप्ट करके यहाँ पर प्रॉपर स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है, ताकि बायोलॉजिकल हज़ार्ड जैसी चीज़ को हम यहाँ पे रोक पाएँ इन द वर्क प्लेस सेटिंग। उसके अलावा हमने ना ऑलरेडी एक कन्वेंशन अडॉप्ट कर रखी थी, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006। पर इसमें अभी क्या किया गया, इसमें कुछ थोड़ा अमेंडमेंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सी फेयरर्स के बारे में जानते होंगे, वो इंसान जो कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं सी से, जो फ्रिक्वेंटली जो बोट्स एंड शिप्स के ऊपर काम करते हैं, अब उनके राइट्स थोड़े बढ़ा दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनके पास लीव का राइट होना चाहिए, प्लस अगर मान लीजिए वो किसी दूसरे देश में है तो कहीं ना कहीं अपने घर रिटर्न करना उनका एक राइट होना चाहिए, जिसको हम रिपैट्रिएशन के नाम से जानते हैं। तो एक तरह से ना सी फेयरर्स को रिकॉग्नाइज किया गया एज द की वर्कर्स। तो ये भी अमेंडमेंट किया गया टू मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006। ठीक है ना? 2006 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था कि यहाँ पे सी फेयरर्स के कुछ ना कुछ मिनिमम वर्किंग एंड लिविंग स्टैंडर्ड होने चाहिए। एंड भारत ने भी इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को आगे जाके 2015 में रेटिफाई कर लिया था। प्लस एट द सेम टाइम बात हुई यहाँ पे प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की, गिग इकोनॉमी की, ऐप बेस्ड वर्क की, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे ये गिग इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर डिस्कस यही हुआ कि कैसे हम इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगले साल एक काम करेंगे, 2026 में जब हम मिलेंगे ना, तो एक नया कन्वेंशन अडॉप्ट कर लेंगे इनके रिगार्डिंग, जिसमें बात हो रखी होगी कि कैसे इनको फेयर पे मिले, ठीक है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखा जा पाए, डेटा प्रोटेक्शन,
सोशल सिक्योरिटी, पेंशन वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा जाए एंड इनकी भी प्रॉपर एक एसोसिएशन बन पाए ताकि इनके जो राइट्स है ना गिग इकोनॉमी के, प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स के, वो एक तरह से यहाँ पे प्रॉपरली रिकॉग्नाइज हो पाए। बाकी इसके अलावा पैलेस्टीन को ऑब्जर्वर स्टेटस यहाँ पे मिला, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें म्यांमार के अगेंस्ट, यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल 33 इन्वोक किया और यहाँ पे इन्होंने मिलिट्री जनता को बोला कि भाई आप लोग ना ये जो फोर्स्ड लेबर करवा रहे हो ये अपने आप में गलत है, आपको इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस को यहाँ पे मानना चाहिए। बाकी इसके अलावा बेलारूस, हंगरी, जॉर्जिया, इराक, किर्गिस्तान, मलेशिया, यहाँ पर भी इन्होंने बोला कि किस तरह से लेबर राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं। सर भारत की तरफ से कुछ बोला गया? हाँ जी बिल्कुल, भारत ने गिनाया कि कैसे कैसे हमने तरक्की करी है पिछले कुछ सालों के अंदर। फॉर एग्जांपल 2017 में हमारी बेरोजगारी दर 6% थी, अब वो कम होकर 3.2% हो चुकी है। प्लस 7.5 करोड़ नौकरियां पिछले आप 7 साल में नोटिस कर पाओगे फॉर्मल सेक्टर में क्रिएट करी गई हैं। हमने एक पोर्टल बनाया है, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। ये पता क्या करता है, जिसको नौकरी चाहिए होती है एंड जो नौकरी देने वाला होता है उसको यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि किसी को हो सकता है कुछ काम करवाना हो पर उसको, तो एक पोर्टल के माध्यम से वो एडवर्टीजमेंट कर सकता है कि मुझे इस तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट है, और जिसके पास जॉब है, ठीक है, वो जॉब वो हमें बता सकता है। जैसे आपके naukri.com वगैरह नहीं होते, उस तरह का पोर्टल हमने यहाँ पे बनाया है। प्लस हमारा जो ई श्रम पोर्टल है, वहाँ 30 करोड़ से भी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स ने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है। तो जो अलग अलग स्कीम्स हैं, उनके जो बेनिफिट्स हैं, वो इन वर्कर्स तक पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है, इसमें आप नोटिस कर पाओगे भारत का सोशल प्रोटेक्शन कवरेज बढ़ गया है काफी अच्छे से। जैसे 2019 में ये 24% के आसपास था एंड 2025 में ये नंबर लगभग 64% देखने को मिल जाएगा। तो भारत में आप कह सकते हो कि लगभग 94 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास सोशल प्रोटेक्शन कवरेज हमें देखने को मिलता है। एंड इनफैक्ट इंडिया स्कोर्ड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो 2020 है, जो बेसिकली हमने 4 लेबर कोड्स हम यहाँ पे रिफॉर्म्स लेकर आए थे, उसमें हमने जब बात करी सोशल सिक्योरिटी की, तो उसमें प्लेटफॉर्म वर्कर्स को डिस्टिंक्ट कैटेगरी यहाँ पे माना ताकि उनके लिए भी प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी हो पाए। प्लस भारत ने कुछ चीज़ें रिकमेंड भी करी डेफिनेटली कि बायोलॉजिकल हैजार्ड वाली चीज़ अच्छी है, पर ध्यान ये रखना होगा कि हम इसकी बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशंस ना लें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ब्रॉड डेफिनेशन की वजह से उनको इंप्लीमेंट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। प्लस प्रॉपर यहाँ पे वर्कर सेफ्टी को हमें यहाँ पे बैलेंस करना होगा बाकी चीज़ों के साथ, एंड कहीं ना कहीं हमें अलग अलग जो डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है क्रॉस कंट्रीज, उसको यहाँ पे अकोमोडेट करना होगा विद इन द वेरियस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ये पूरा का पूरा डिस्कशन था रिगार्डिंग इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, इंडिया फ्रेंच ज्वाइंट एक्सरसाइज शक्ति। देखो 18 जून से यानी कि कल से लेकर 1 जुलाई तक भारत और फ्रांस के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चलेगी, दैट इज योर नेम इज शक्ति। ये 8वां एडिशन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। एंड ध्यान ये रखना ये बाइनियल एक्सरसाइज है। बाइनियल मतलब ये एक्सरसाइज 2 साल में होती है। एंड कहाँ पे होने जा रही है ये? एट द कैंप लर्कास ला कैवलरी, फ्रांस के अंदर, ठीक है ना। एंड जैसा कि होता ही है अलग अलग एक्सरसाइजेस के अंदर, तो यहाँ पर भी सिमिलर चीज़ है कि आपस में देश यहाँ पे काम करेंगे, इंडिया और फ्रांस कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफ़ी सारी चीज़ सीखेंगे, ज्वाइंट ऑपरेशंस के लिए एक तरह से ट्रेन करेंगे। खासकर अगर हम बात करें लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे इन्वॉल्व है कि अगर छोटे लेवल पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है या कैसे ज्वाइंटली काम किया जा सकता है। प्लस आप नोटिस कर पाओगे फोकस यहाँ पे पीस कीपिंग, सिक्योरिटी मेजर्स, उन सब चीज़ के ऊपर होगा। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया, क्राइसिस रिस्पॉन्स में कैसे काम करना है, वो सारी बातें। तो भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेशन है वो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के बटालियन का देखने को मिलेगा। एंड सिमिलरली फ्रांस की तरफ से जो 13th फॉरेन लीजियन हाफ ब्रिगेड है वो यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये तो जो आपकी शक्ति एक्सरसाइज है ना, ये तो आपकी आर्मी की एक्सरसाइज है कि भारतीय आर्मी और फ्रेंच आर्मी करती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो एक आपको गरुड़ा एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। ये इंडियन एयरफोर्स और आपकी जो फ्रेंच की एयरफोर्स है उनके बीच में यहाँ पे होती है गरुड़ा। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें जो वरुण एक्सरसाइज है, ये आपकी नेवी, भारतीय नेवी और आपकी फ्रेंच नेवी के बीच में आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ बातें थी इंडिया फ्रेंच ज्वाइंट एक्सरसाइज के बारे में जो हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है माउंट लेवोटोबी के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा इसकी ना हम लोकेशन को अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे आपको ना इंडोनेशिया में आना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे रहा माउंट लेवोटोबी। देखो दरअसल में ना माउंट लेवोटोबी में भी दो हिस्से हैं। एक है माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी, ठीक है, एंड दूसरा है माउंट लेवोटोबी यहाँ पे पेरेम्पुआन, ठीक है ना। ये बेसिकली ना एक जोड़ा है। जोड़ा मतलब जैसे पेयर नहीं होता, तो इनको हस्बैंड वाइफ भी बोलते हैं। जो लाकी लाकी है वो हस्बैंड है
और जो आपका प्रेम्पुअन है ये एक तरह से वाइफ इसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि दोनों इकट्ठे है ना, मतलब साथ साथ में पीक्स है, तो उनको एज अ कपल की तरह हम ट्रीट कर देते हैं। तो अभी क्या हुआ है ना, ये जो माउंट लेवोटाबी लाकी लाकी है ना, तो यहाँ पर ये इरप्ट किया है, ठीक है, आप इसको अंडरस्टैंड करना। और ये जो लेवोटाबी लाकी लाकी है ये काफी एक्टिव रहा है इन द 19th एंड 20th सेंचुरी, क्योंकि बहुत बार ये इरप्ट किया है। हालांकि जो वाइफ है दैट इज योर प्रेम्पुअन, ये केवल और केवल 2 बार ही यहाँ पे रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर इरप्ट हुई है। तो एक तो हमें यहाँ पे लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि जो माउंट लेवोटाबी है ये अपने आप में आपको एक स्ट्रेटो वॉल्केनो देखने को मिलेगा। स्ट्रेटो वॉल्केनो में क्या होता है, यहाँ पे ना इस तरह से ऑल्टरनेटिंग आपको लेयर्स देखने को मिलती हैं, जैसे आपका लावा हो गया, आपका ऐश हो गया, आपका और पाइरोक्लास्टिक जो मटेरियल होता है उसकी इस तरह से आपको एक लेयरिंग देखने को मिलती है। तो ये भी अपने आप में स्ट्रेटो वॉल्केनो है। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, आप लोग रिंग ऑफ फायर के बारे में जानते ही होंगे। ये जैसे आपकी ये पूरी की पूरी आपको ये रिंग ऑफ फायर देखने को मिलेगी। यहाँ पर बहुत बड़े मैसिव लेवल के ऊपर आपको प्लेट्स आपस में टकराती हुई देखने को मिलती हैं, जिस वजह से अर्थक्वेक्स वॉल्केनोज बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो दरअसल में जो ये माउंट लेवोटाबी लाकी लाकी है ना, ये भी आपका इसी का ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा रिंग ऑफ फायर का, जो कि अपने आप में बहुत ही टेक्टोनिकली एक्टिव है। तो अभी यहाँ पे इरप्ट हुई है, कहाँ इरप्ट हुई है, इन द इंडोनेशियाज ईस्ट नुसा तेंगरा प्रोविंस ऑन द फ्लोरेस आइलैंड, यहाँ पे इरप्ट हुआ है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है आपका काली टाइगर रिजर्व के बारे में। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे। दोस्तों ये काली टाइगर रिजर्व आपका उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है, बेसिकली वेस्टर्न घाट्स के अंदर है। एंड ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, मतलब बेसिकली वेस्टर्न घाट्स इज अ यूनेस्को वर्ल्ड मतलब हॉटस्पॉट है, तो उसी का हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसको ना दरअसल में पहले दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व भी बोलते थे, बट 2015 में इसका नाम चेंज हो गया एंड इट वाज नेम्ड एज काली टाइगर रिजर्व। अब ऐसा क्यों बोलते थे पहले दांदेली अंशी, क्योंकि दरअसल में ना यहाँ पर आपको दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अंशी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, दैट इज वाई इसको यहाँ पे ये नाम दिया गया था। अब ये फिर काली नाम क्यों रख दिया, देखो एक्चुअल में ना काली एक रिवर है। एक तो आप लोगों ने सुना होगा उत्तराखंड वाली जो रिवर है उसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ पर इस रीजन में भी आपको एक काली रिवर देखने को मिल जाती है, जो इस एरिया की अपने आप में लाइफ लाइन है। इसी नाम के ऊपर यहाँ पर इसका नाम रख दिया गया काली टाइगर रिजर्व। बाकी अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये जो टाइगर रिजर्व है ये प्रोजेक्ट टाइगर का भी हिस्सा है अंडर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है ना। वेजिटेशन यहाँ पे आपको मॉइस्ट डेसिडुअस एंड सेमी एवरग्रीन देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे फ्लोरा में आपका टीक, सिल्वर ओक, मालाबार टैमरिंड, जांबा ये सब देखने को मिलेंगे। फौना के अंदर आपका टाइगर, लेपर्ड, ब्लैक पैंथर, एलिफेंट, गौर, वाइल्ड डॉग ये बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप लोग जानते होंगे भारत के अंदर आपको टोटल 4 हॉर्नबिल स्पीशीज देखने को मिलती हैं, जैसे आपका ग्रेट हॉर्नबिल हो गया, मालाबार पाइड हॉर्नबिल हो गया, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल हो गया एंड इंडियन ग्रे हॉर्नबिल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये चारों आपको हॉर्नबिल स्पीशीज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एंड खासकर अगर हम बात करें ना ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की, तो उनकी अच्छी खासी तादाद में पॉपुलेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। और ये जो सारी स्पीशीज हैं ये वेस्टर्न घाट्स इकोसिस्टम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अभी हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कंजर्वेशनिस्ट ने यहाँ पे अपनी आवाज़ उठाई है कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सफारी प्रमोशन की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत आ सकती है हमारे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पे काली टाइगर रिजर्व के बारे में पता होनी चाहिए, राइट। अब दोस्तों बात करें अगर हम ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, तो वो सऊदी अरेबिया नहीं है, वो यूक्रेन आपको देखने को मिलता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। रेंडर पेस्ट की बात करें तो बिल्कुल इसको यहाँ पे 2011 के अंदर हमने ऑफिशियली रेडिकेट कर दिया था। एंड लास्ट की अगर हम बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो यहाँ पर जो जीतने वाली टीम थी वो थी साउथ अफ्रीका, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था फाइनल के अंदर, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी अपने आप में इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।